जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का पेपर कोड A060101T का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में 100% हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए यानी कि खंड आ। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। अगर आपको इनके आंसर्स नोट करने हैं तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। यहाँ पर हमारा सबसे पहला नोट है, भारत छोड़ो आंदोलन पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था, जिसमें ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई थी। इसी में आपका दूसरा है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर हम लोग इसकी विशेषताएं लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला इसका काम हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। दूसरा काम हुआ, केंद्र में द्वैध शासन यानी कि डायरकी की स्थापना का प्रावधान किया गया। चौथा काम इसमें हुआ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को शामिल किया जाना था। इसी में आपका अगला काम था, शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के बीच तीनों सूचियों संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। इसी में आपका तीसरा नोट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह नागरिकों को उनके अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसके बाद आपका अगला है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर अनुच्छेद 51A भाग संविधान के भाग 4 में ये जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसे संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A में ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये कर्तव्य कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन राष्ट्र के प्रति नागरिकों के नैतिक दायित्व होते हैं। इसी में आपका अगला है, मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं। मतलब कि जो हमारा भारत का संविधान है वो किन किन स्रोतों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से और कनाडा के संविधान से मिलकर बना हुआ है। यानी जो हमारे जो संविधान सभा की कमेटी थी, उसने क्या किया, जो अलग अलग देश थे उनमें जो संविधान था उसमें से जो महत्वपूर्ण थे, जो कानून थे, वो हमारे संविधान में उन्होंने ले लिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें आपका संघीय योजना, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय, ये सारी चीज़ें जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की चुनाव विधि,
ये सब आयरलैंड से लिया गया है। तो इसी तरह जो है विभिन्न प्रकार के देश थे जिनमें संविधान बन चुका था, हमने सभी का संविधान पढ़ा और जो हमारे अनुरूप था वो कानून हमने अपने संविधान में ले लिए। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता के प्रकार। तो देखिए भारत में तो एकल नागरिकता पाई जाती है, तो भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति भारत का नागरिक होता है, न कि किसी विशेष राज्य का। यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसी में आपका अगला है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक देखने को मिलता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से भी संरक्षण देखने को मिलता है। इसी में आपका है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष जो समानता है अनुच्छेद 14 में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? अनुच्छेद 14 में। तो विधि के समक्ष समता या समानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया और इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है, चाहे उनकी स्थिति या पद कुछ भी हो। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी में आपका अगला है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 है। यह तब लगाया जाता है जब देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण सुरक्षा को खतरा हो। इसके बाद अनुच्छेद 356 है। इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। इसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लगाया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल पर लागू होता है। जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होता है तो राष्ट्रपति यह आपातकाल लगा सकते हैं। इसके बाद निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी यानी कि खंड बा। तो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 200 वर्ड्स। किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है, ठीक है। जिसमें आपका प्रश्न है डिस्कस दी कॉजेज ऑफ बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति एवं विकास के कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। यह ब्रिटिश साम्राज्य में एशिया और अफ्रीका में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारण थे। सबसे पहले राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा, यानी कांग्रेस की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य था शिक्षित भारतीयों को एक मंच पर लाना था ताकि वे राष्ट्रीय हितों पर चर्चा कर सकें। दूसरा था ब्रिटिश नीतियों से असंतोष। उस समय की ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारतीयों में बढ़ता असंतोष एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद राजनीतिक चेतना का उदय। तो शिक्षित भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी और वे सरकार के संचालन में अधिक भागीदारी चाहते थे। इसके बाद भारतीयों का हित। तो कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों के हितों की रक्षा करना और सरकार की नीतियों में सुधार लाना था। इसी में आपका तीसरा प्रश्न है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। तो जो स्वदेशी आंदोलन था वो 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का महत्व निम्नलिखित था। सबसे पहले तो था आत्मनिर्भरता और एकजुटता को बढ़ावा देना। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करके स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना था। इसके बाद है आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देना। इस आंदोलन ने ब्रिटिश के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दी, जिससे उनके वस्त्र उद्योग को नुकसान हुआ था। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन देना। तो स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया और बाद के राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए आधार तैयार किया गया। अगला है जन भागीदारी। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों, हिंदू मुस्लिम, गरीब अमीर और स्त्री पुरुष ने समान रूप से भाग लिया था।
इसी में आपका अगला है भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले सबसे लंबा और लिखित संविधान है, यानी जो भारतीय संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया न तो बहुत कठोर है न ही बहुत लचीली है। संसदीय सरकार, भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद है संघीय प्रणाली। तो भारत का संविधान एक संघीय शासन प्रणाली की नींव रखता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इसके बाद है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उनकी सुरक्षा करता है, साथ ही मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान करता है। इसके बाद इसकी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। तो संविधान सभी धर्मों को समान मानता है और नागरिकों को अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। इसके बाद प्रकृति। तो ये सिद्धांत गैर न्याय संगत हैं, यानी इनका उल्लंघन होने पर इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसके बाद दिशा निर्देश। तो ये देश की शासन के लिए सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश हैं। इसके बाद है लोकसभा की विधायी शक्तियों की व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। तो लोकसभा संसद का निचला सदन होता है और इसकी विधायी शक्तियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला इसका काम है कानून बनाना है। लोकसभा का मुख्य कार्य संघ सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना। इसके बाद साधारण विधेयक। कोई भी साधारण विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि वह लोकसभा द्वारा पारित ना हो जाए। इसके बाद धन विधेयक। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और इस पर लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इसके बाद संविधान संशोधन। तो लोकसभा राज्य सभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके बाद है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो लोकसभा प्रश्नकाल और अविश्वास प्रस्ताव जैसे तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसी में आपका अगला है एक्सप्लेन दी फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट अंडर दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और उसकी शक्तियाँ व्यापक होती हैं, जैसे मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, नीति निर्माण करना, राज्यपाल से संबंध रखना और विभागों का आवंटन, जैसे कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग सौंपना। इसी में आपका अगला है एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ ए गवर्नर इन इंडिया, यानी भारत में राज्यपालों की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी जो भारत में राज्यपाल होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है और उनके कार्य क्या होते हैं। तो भारत में राज्यपाल की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना। तो राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। सबसे पहले इसके पास कार्यकारी शक्तियां होती, जैसे सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम पर की जाती है। वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। इसके बाद इसके पास विधायी शक्तियां होती हैं। तो राज्यपाल सदन को बुलाता है, उसका सत्रवसान करता है यानी सत्रावसान करता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। यह विधानसभा में विधेयक को अनुमति दे सकता है और उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसके बाद अध्यादेश जारी करना, इसका काम अध्यादेश जारी भी करना भी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जब विधानसभा सत्र में नहीं होती तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद विवेक शक्तियां होती, हालांकि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में वह अपने विवेक का उपयोग कर सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। इसके बाद खंड सा यानी कि आपका सेक्शन सी है,
अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना होगा। ठीक है, इसी में आपका अगला डिस्कस दी रोल दैट द प्राइम मिनिस्टर प्लेज इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी भारतीय संसद ये लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना आपको करनी है। इसी में आपका अगला है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स एज डिटेल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। इसी में आपका अगला है 13वां प्रश्न, एक्सप्लेन दी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो ये आपका जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।